हेलो एवरीवन, दिस इज श्वेता पांडे। वेलकम टू स्टेप अप एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज के इस सेशन में हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, आइए जल्दी से देख लेते हैं और फिर हम हमारे टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था, हम हर एक टॉपिक को डिटेल्ड वे में पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा टॉपिक कौन सा है। क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, चैप्टर नंबर 1 और टॉपिक है शॉक थेरेपी। तो इससे पहले हम द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी के काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। आप चाहें तो जाकर देख सकते हैं और आई होप सभी स्टूडेंट्स ने ऑलमोस्ट सभी टॉपिक्स को डिटेल्ड वे में एनालाइज जो मैंने किया हुआ है, पढ़ाया हुआ है, वो देख लिया होगा। ठीक, तो स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि शॉक थेरेपी क्या थी शॉक थेरेपी। अगर हम जनरल टर्म में देखें तो शॉक थेरेपी क्या होती है। किसी भी अगर हम देखें व्यक्ति को तो एक तरीके से शॉक थेरेपी दी जाती है जब कोई भी ऐसे समझ लो कि कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ होने वाली है, उसको बचाने के लिए डॉक्टर्स क्या करते हैं, शॉक थेरेपी देते हैं और 2-3 बार इस तरीके से थेरेपी के थ्रू उसको फिर से जीवित कर लिया जाता है। ठीक है, ठीक उसी तरीके से ये जो शॉक थेरेपी है ये हमने सोवियत सिस्टम के टाइम पर देखी। तो क्या कोई व्यक्तियों को ये शॉक थेरेपी दी गई थी? नहीं, यहाँ पर शॉक थेरेपी को हम रिलेट कर रहे हैं स्टेट से, किस तरीके से ट्रांजिशन हुआ, किस तरीके से एक एक स्टेट शॉक थेरेपी से एक तरीके से प्रभावित होकर और फिर चेंजेस लेकर आता है। ठीक, तो स्टार्टिंग करेंगे और यहाँ पर हमें देखना है शॉक थेरेपी इन पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स। तो पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स का मतलब क्या है? जो कम्युनिस्ट एक तरीके से उस टाइम पर थे उसे ख़त्म किया गया और उसके बाद सोवियत सिस्टम को डिसइंटीग्रेट होने के बाद कंट्रीज़ एक तरीके से रिजाइम्स करने लगती हैं, उनको शासन मिल जाता है और ऑटोनॉमी मिल जाती है, रूल्स रेगुलेशन अपने हिसाब से चलाने लगते हैं। तो उस टाइम पर हम शॉक थेरेपी को देखते हैं। रिजाइम का मतलब क्या होता है? रिजाइम्स का मतलब होता है शासन करना। ठीक है, तो पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स हम देखेंगे। यहाँ पर ये देखा गया कि जैसे ही कम्युनिज्म का कोलैप्स होता है, कम्युनिज्म समाप्त होता है, हमने कम्युनिज्म का मतलब भी समझा है स्टार्टिंग में जब हमने इंट्रोडक्शन देखा था इस चैप्टर का। तो जैसे ही कोलैप्स होता है कम्युनिज्म का, कम्युनिज्म समाप्त होता है, तो बहुत सी कंट्रीज़ क्या करती हैं, एक पेनफुल प्रोसेस को फॉलो करती हैं। एक तरीके से जो प्रोसेस फॉलो की उन्होंने वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है और ट्रांजिशन होता है अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम का डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम में। ठीक, क्लियर हुआ यहाँ पर? पेनफुल प्रोसेस ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम अथॉरिटेरियन सोशलिस्ट सिस्टम टू अ डेमोक्रेटिक कैपिटलिस्ट सिस्टम की तरफ। ये मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था एक तरीके से। शॉक थेरेपी क्या था अगर क्वेश्चन में पूछ लिया जाए तो हमें यहाँ पर ये याद रखना है कि ये था मॉडल ऑफ ट्रांजिशन। ठीक, क्लियर हुआ? और आगे हम देखते हैं कि ये किसने फॉलो किया। तो रशिया, सेंट्रल एशिया एंड ईस्ट यूरोप। और ये किससे इन्फ्लुएंस्ड हुए थे? तो ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वर्ल्ड बैंक और IMF से, और इसे ही कहा गया, ये मॉडल ऑफ ट्रांजिशन को क्या कहा गया? शॉक थेरेपी। तो सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये मॉडल ऑफ ट्रांजिशन था, रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोप ने इसे एक तरीके से फॉलो किया और ये इन्फ्लुएंस्ड हुए थे वर्ल्ड बैंक और IMF से, जिसे हमने शॉक थेरेपी का नाम दिया। आगे हम देखते हैं शॉक थेरेपी, जैसे कि हम हर एक कंट्री में देख रहे हैं, तो इसकी इंटेंसिटी एक तरीके से जो वर्किंग थी मॉडल की वो कहीं ना कहीं थी से तक थोड़ी सी अलग थी, या स्पीड थोड़ी अलग थी अमंगस्ट दी फॉर्मर सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज। और किसके बीच में थी ये कंट्रीज? मतलब कहाँ पर शॉक थेरेपी? तो सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज जो थी वहाँ पर थी, बट इसका डायरेक्शन और फीचर्स एक जैसा था। यहाँ पर ऐसे समझ लो कि सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है, यहाँ पर हम देख रहे हैं शॉक थेरेपी, तो ये कह रहे हैं कि भले ही इनकी इंटेंसिटी और स्पीड डिफरेंट थी बट इन सभी का डायरेक्शन और फीचर्स एक जैसे थे। ठीक, क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं। अब हर एक कंट्री यहाँ पर क्या कर रही थी? तो हर एक कंट्री यहाँ पर एक टोटल शिफ्ट कर रही थी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी से। ठीक है, मतलब कि पूरी तरीके से जो सोवियत पीरियड के टाइम पर इवॉल्व हुआ था स्ट्रक्चर, उससे बाहर निकल रही थी और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की तरफ बढ़ रही थी। इसके अलावा अगर हम देखें जो प्राइवेट ओनरशिप थी वो भी कहीं ना कहीं तक डोमिनेंट पैटर्न रहा था प्रॉपर्टी के ओनरशिप के लिए। अब आगे क्या बचता है? जितने भी स्टेट्स बाहर निकल कर आते हैं तो यहाँ पर देखा गया कि सबसे पहले तो जितने भी स्टेट्स का प्राइवेटाइजेशन था या कॉर्पोरेट ओनरशिप पैटर्न्स थे उनको ध्यान में लेकर आना था, मेन वही फोकस था। और यहाँ पर प्राइवेट फार्मिंग एक तरीके से जो चल रही थी या जो कैपिटलिज्म एग्रीकल्चर में था उसको रिप्लेस्ड करा जा रहा था कलेक्टिव फार्मिंग से।
अब लोगों के पास दो ही ऑप्शन बचे हुए थे इन दोनों में से, अदरवाइज ये जो ट्रांजिशन था इसमें कोई भी तीसरा तरीका नहीं था किसी भी स्टेट के पास, या तो कंट्रोल स्टेट कंट्रोल सोशलिज्म फॉलो करें या कैपिटलिज्म, इसके अलावा तीसरा कोई भी इनके पास क्या नहीं था, तरीका नहीं था। अब शॉक थेरेपी में एक ड्रास्टिक चेंज आता है और इसमें हम देखते हैं कि जो एक्सटर्नल ओरिएंटेशन रहा है इनका इकोनॉमीज का, डेवलपमेंट कैसे करने लगे आप शॉक थेरेपी के थ्रू, डेवलपमेंट ट्रेड के थ्रू और ज़्यादा बढ़ाने लगे और एक कंप्लीट स्विच फ्री ट्रेड होने लगा। क्या था, पहले बहुत ज़्यादा बैरियर्स थे, अब शॉक थेरेपी के थ्रू ये क्या करने लग गए, और ट्रेड करने लग गए और बैरियर्स पूरी तरीके से ख़त्म कर दिए गए। और चेंजेस किसके थ्रू आ रहे थे, तो मेन चेंजेस आ रहे थे यहाँ पर फ्री ट्रेड रिजाइम से और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट से। तो शॉक थेरेपी में आप इतना समझ लीजिए बस कि सेकेंड वर्ल्ड कंट्रीज पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स हम इनके शासन को देख रहे हैं, ये ट्रांजिशन मॉडल था। हर एक कंट्री में हम शॉक थेरेपी का मॉडल देख रहे थे, भले ही इंटेंसिटी और स्पीड अलग अलग थी बट सबके फीचर्स और एक तरीके से आइडियाज़ यहाँ पर सेम थे। यहाँ पर दो ही चीज़ थी, या तो कैपिटलिज्म फॉलो कर लो या सोशलिज्म, तीसरा कोई भी तरीका नहीं था। डेवलपमेंट की जब बात आती है तो ये फ्री ट्रेड करके और ज़्यादा ट्रेड करके क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, जिसमें मेन इंजन क्या था, तो यहाँ पर डेवलपमेंट का मेन इंजन जो ट्रेड कर रहे थे वो था फ्री ट्रेड रिजाइम और फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक, क्लियर हुआ। और यहाँ से जैसे ही फ्री ट्रेड रिजाइम आता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू चेंजेस लेके आते हैं ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करके, तो यहाँ पर फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है उन सारी कंट्रीज़ का जो सोवियत सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर निकल के जो एक तरीके से कैपिटलिज्म की तरफ आई हैं। तो अब क्या है, अब ये इन्वेस्ट अच्छे से कर पाएंगी और इसी के साथ साथ डीरेगुलेशन, जो फाइनेंसिंग ओपनिंग है या डीरेगुलेशन है या करेंसी की कन्वर्टिबिलिटी, ये सारी चीज़ें अब अडॉप्ट करने लगे। तो ये था एक तरीके से शॉक थेरेपी पोस्ट कम्युनिस्ट रिजाइम्स में। और फाइनली ये देखा गया कि जितने भी अलायंस कंट्री थी जो एक साथ जुड़ी हुई थी वो फाइनली क्या होती हैं, ब्रेकअप होता है बीच में और सोवियत ब्लॉक एक तरीके से पूरी तरीके से अलग अलग होकर ये लोग अपने हिसाब से काम करने लगते हैं। इस ब्लॉक से जितने भी स्टेट थे अब वो डायरेक्ट लिंक हो चुके थे वेस्ट से। पहले तो हम ये देख रहे थे कि बर्लिन के टाइम पर अगर हम देखें तो वेस्ट और ईस्ट वाली चीज़ हम देख रहे थे और यहाँ पूरी तरीके से यूएसएसआर अपने हिसाब से काम कर रहा था। बट जब ये ब्रेकअप हो गए और शॉक थेरेपी के थ्रू ये डेवलपमेंट करने लगे तो अब ये देखा गया कि हर एक कंट्री जो इस ब्लॉक से निकल कर आई थी वो पूरी तरीके से वेस्ट से कनेक्टेड हो चुकी थी। ठीक, ईच स्टेट फ्रॉम दिस ब्लॉक वाज नाउ लिंक्ड डायरेक्टली टू द वेस्ट एंड नॉट टू ईच अदर इन द रीजन। मतलब कि ईस्ट में जितनी भी कंट्रीज थी वो एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं थी, वो सारी कंट्रीज वेस्ट से पूरी तरीके से कनेक्ट हो गई और अब ये जो स्टेट थे ये वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम को पूरी तरीके से फॉलो करने लगे थे, या हम ये कह सकते हैं कि वेस्टर्न इकोनॉमिक सिस्टम ने इन्हें पूरी तरीके से एब्जॉर्ब्ड कर लिया था। ठीक, और इससे पहले कि अगर आप टॉपिक्स और अच्छे से ध्यान से पढ़ लेंगे तो ये चीज़ और अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगी। अब जो वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स थे वो लीडर्स बन जाते हैं और यहाँ से ये गाइड करने लगते हैं और कंट्रोल करने लगते हैं हर एक रीजन का थ्रू वेरियस एजेंसीज एंड ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब कि ये हुआ कि जो ईस्ट ब्लॉक है या हम जो सेकेंड वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, यहाँ से डिसइंटीग्रेशन के यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये डेवलपमेंट कर रहे थे तो ये क्या चाह रहे थे, ये चाह रहे थे कि मतलब जिस तरीके से वेस्ट में सारी चीज़ें अच्छी हैं ऐसे हमारे यहाँ पर भी हो जाए। तो अब इसका फ़ायदा कैसे मिलता है वेस्टर्न कैपिटलिस्ट स्टेट्स को, ये पूरी तरीके से लीडर्स बन जाते हैं, गाइड करने लगते हैं, कंट्रोल करने लगते हैं पूरे क्षेत्र को उसके डेवलपमेंट के लिए। और इसके लिए क्या करते हैं, बहुत सी एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये ईस्ट में पूरी तरीके से कंट्रोल कर कर इन्हें गाइड करते हैं और एक तरीके से लीडर बन जाते हैं। तो इस तरीके से इस रीजन का डेवलपमेंट होता है। ये शॉक थेरेपी के मॉडल को फॉलो करते हुए क्या करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड करते हैं, फॉरेन ट्रेड फ्री ट्रेड एरिया हो जाता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के थ्रू। यहाँ पर ये जो आइडिया है इसमें ये इन्फ्लुएंस्ड किससे हुए, तो वर्ल्ड बैंक और IMF से। अब इसी के साथ आज का हमारा सेशन यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट सेशन में हम ये देखेंगे कि जिस तरीके से शॉक थेरेपी आई तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हुए, क्या रिजल्ट निकल कर आए, और इस तरीके से फिर हम एक एक करके सारे टॉपिक्स को इस चैप्टर में कंप्लीट करते जाएंगे और हमारे चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। तो यहीं पर हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अगर आज का सेशन आपको अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल स्टेप अप एकेडमी को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू एंड धन्यवाद।